बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल जियोग्राफी की। अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी में कुछ भी नहीं तैयार किया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिकल जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और उनका आंसर करने वाले हैं। ये प्रश्न जो हैं ये कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप उठाकर देखते हो तो ये सारे प्रश्न आपको पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कि अपक्षय। अपक्षय क्या है? अपक्षय को परिभाषित करें। अपक्षय के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। अपक्षय के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। तो अपक्षय क्या होता है? अगर ये प्रश्न पूछता है डायरेक्ट इस प्रकार की अपक्षय क्या होता है, तो ये प्रश्न 3 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन अपक्षय के विभिन्न प्रकारों पर भी चर्चा करना है तो ये प्रश्न आपको लॉन्ग में पूछेगा, 6 नंबर में पूछेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अपक्षय क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो अपक्षय वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें, मिट्टी और खनिज धीरे धीरे टूटते हैं और विघटित होते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः वायुमंडलीय तत्वों जैसे तापमान, जल, वायु तथा जैविक क्रियाओं के कारण होती है। अपक्षय की प्रक्रिया स्थलमंडल की सतह पर होती है और यह अपरदन से पहले की अवस्था मानी जाती है। तो अपक्षय क्या होता है? अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, चट्टानें जो होती हैं वे चट्टानें, मिट्टी और खनिज धीरे धीरे टूटते हैं और विघटित हो जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः कब होता है? वायुमंडलीय तत्वों जैसे तापमान, जलवायु तथा जैविक क्रियाओं के कारण ये प्रक्रिया होती है। अपक्षय प्रक्रिया स्थलमंडल की सतह पर होती है। अपक्षय की प्रक्रिया जो होती है स्थलमंडल की सतह पर होती है। ठीक, यह अपरदन से पहले की अवस्था मानी जाती है। जो अपक्षय प्रक्रिया होती है ये अपरदन के पहले की प्रक्रिया होती है, अपरदन से पहले की प्रक्रिया मानी जाती है। अब अपक्षय के प्रकार जो हैं, तो अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपक्षय जो होते हैं ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि भौतिक अपक्षय। ठीक, भौतिक अपक्षय तो इसमें चट्टानों का विघटन बिना उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन किए होता है। भौतिक अपक्षय जो होता है इनमें चट्टानों का विघटन जो होता है उनके बिना रासायनिक गुणों में परिवर्तन किए होता है, या तापमान में परिवर्तन, पाला पड़ने, सूर्य की गर्मी और जल जमने के कारण होता है। सूर्य की गर्मी और जल जमने के कारण होता है। जैसे रेगिस्तानों में तापमान का अधिक अंतर चट्टानों का तोड़ देना। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर रेगिस्तानों में तापमान का अत्यधिक अंतर चट्टानों को तोड़ देता है। ठीक, और दूसरा प्रकार देखें, दूसरा टाइप देखें, प्रकार देखें तो रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग। ठीक, इसमें चट्टानों की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जो केमिकल अपक्षय होता है इसमें चट्टानों की रासायनिक संरचना बदल जाती है। जैसे कि वर्षा का जल जब चूना पत्थर से मिलता है, जो वर्षा का जल होता है जब चूना पत्थर से मिलता है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिससे चट्टान घुलने लगती है। या मुख्यतः आर्द्र और गर्म जलवायु में अधिक होता है। ये कहाँ पर होता है? ये मुख्यतः आर्द्र और गर्म जलवायु में अधिक होता है। तो ये रासायनिक अपक्षय होता है। तो पहला हो गया भौतिक अपक्षय, दूसरा हो गया रासायनिक अपक्षय, और तीसरा जो होता है ये होता है जैविक अपक्षय। ठीक, तो जैविक अपक्षय ये पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीव की क्रियाओं के कारण होता है। या पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के कारण होता है। जैसे कि पेड़ों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर उन्हें तोड़ देती हैं, या जीवों द्वारा पैदा किए गए अम्ल चट्टानों में विघटित कर देते हैं या विघटित कर देते हैं। तो ये होता है जैविक अपक्षय। तो अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? अपक्षय जो होता है आपका ये 3 प्रकार का होता है। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार जरूर कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है कि विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। देखिए एक प्रश्न यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है कि ज्वालामुखी क्या है। ठीक, ज्वालामुखी ये प्रश्न जो है ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी क्या है या ज्वालामुखी से क्या आशय है। 3 नंबर में प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी जो है विस्फोट की अवधि के आधार पर,
ज्वालामुखी के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी वह स्थला आकृति है जिसके माध्यम से पृथ्वी के भीतरी सतह से गर्म लावा, गैसें, राख एवं अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वह स्थला आकृति है जिसके माध्यम से पृथ्वी के भीतरी सतह से गर्म लावा, गैसें, राख व अन्य पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनते हैं और इनके उद्गार पृथ्वी की आंतरिक उष्मा से संचालित होते हैं। विस्फोट की अवधि और क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? ज्वालामुखियों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, विस्फोट की अवधि के आधार पर, जो यहाँ पर विस्फोट की अवधि के आधार पर बात की जा रही है, तो ज्वालामुखी को 3 प्रकारों में बांटा गया, 3 प्रकार में रखा गया है, 3 प्रकार की। पहला क्या है? पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ब्लोकेन। ठीक, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में सक्रिय हैं या हाल में ही लावा, गैस आदि निकाल चुके हैं। मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में एक्टिव हैं या फिर कुछ समय पहले वहाँ से लावा निकल चुका या फिर लावा गैसें निकल चुकी हैं, इनका विस्फोट किसी भी समय हो सकता है। इनका विस्फोट जो हो सकता है किसी भी समय हो सकता है। उदाहरण के लिए माउंट एटना इटली में होता है। ठीक, स्ट्रोबोली जो इटली में है, किलाउए हवाई। सक्रिय ज्वालामुखी समुद्री, द्वीपीय और प्लेट सीमाओं पर अधिक पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो होती हैं ये समुद्री, द्वीपों और प्लेट सीमाओं पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगला इसका टाइप्स जो है ज्वालामुखी का, वो है सुप्त ज्वालामुखी। क्या? सुप्त ज्वालामुखी। तो सुप्त ज्वालामुखी जो होता है ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय से निष्क्रिय रहे हैं। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय से निष्क्रिय रहे हैं, परंतु इनमें भविष्य में पुनः विस्फोट की संभावना होती है। ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से निष्क्रिय हुए हैं, मतलब लंबे समय से इसमें लावा नहीं निकला हुआ है, इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए माउंट फुजी जापान में है जो। ठीक, दूसरा क्या है? विसुवियस इटली में है। ये सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि इनका विस्फोट अप्रत्याशित होता है। ये सुप्त ज्वालामुखी जो होती है ये बड़े खतरनाक माने जाते हैं। क्यों खतरनाक माने जाते हैं? क्योंकि इनका विस्फोट जो होता है अप्रत्याशित हो जाता है। कितना अनुमान नहीं होता, कितना विकट विस्फोट होगा ये अनुमान नहीं होता है। ठीक, अगला प्रकार देखें तो अगला प्रकार है निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी। अगला प्रकार है निष्क्रिय या फिर मृत ज्वालामुखी। तो निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं? ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो हजारों वर्षों से विस्फोट नहीं हुए हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो कई हजारों वर्ष से विस्फोट नहीं हुए हैं और अब उनके पुनः सक्रिय होने की संभावना नहीं होती। अब वे पुनः सक्रिय होने की उनकी कोई भी संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए कहा जाए तो एडम्स पीक जो श्रीलंका में है या फिर अरावली क्षेत्र जो कि भारत में है, तो ये निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो ये अगर इनको देखा जाए ज्वालामुखी के प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं जो कि विस्फोट की अवधि के आधार पर, मतलब कितने अवधि पर ये विस्फोट होगा, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो प्रकार है ये ज्वालामुखी का, तीनों प्रकार जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी या जिसको हम मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है या सुप्त ज्वालामुखी क्या है या निष्क्रिय ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी में अंतर क्या है। ठीक, तो इसलिए इसको तैयार जरूर से ज़रूर कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 99% आने की संभावना इसकी आपके एग्जाम में। ठीक, तो इसको तैयार कर लेना जरूर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका जो है वो है समशीतोष्ण। क्या है? समशीतोष्ण जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि समशीतोष्ण क्या है, समशीतोष्ण क्या है या समशीतोष्ण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न कि समशीतोष्ण जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लॉन्ग प्रश्न है ये, लॉन्ग प्रश्न 6 नंबर या 10.5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो आइए इसका आंसर करते हैं। क्या होता है समशीतोष्ण जलवायु? तो समशीतोष्ण जलवायु
को वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में इसे CFB नाम दिया गया है। यह जलवायु समुद्र के निकट स्थित होने के कारण सम तापमान वाली होती है। क्या होता है? समशीतोष्ण जलवायु जो है को वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी कहा जाता है। वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट कहा जाता है क्योंकि यह मुख्यतः महाद्वीपों और पश्चिमी किनारों पर ही पाया जाता है। महाद्वीपों और पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है, इसलिए इसको भी ये कहा जाता है वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ठीक। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में इसे CFB नाम दिया गया है। ठीक। यह जलवायु समुद्र के निकट स्थित होने के कारण समतापमान वाली होती है। तो ये समशीतोष्ण होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो कई सारी विशेषताएं। पहली विशेषता जो है समतापमान। इस जलवायु क्षेत्र में गर्मी और सर्दी में अधिक अंतर नहीं होता है। इस जलवायु क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी और सर्दी में अधिक अंतर नहीं होता है। गर्मी में औसत तापमान 20 सेल्सियस होता है और कम कितना होता है? 0 अंश सेल्सियस से ऊपर होता है। तो यहाँ पर गर्मी में देखा जाए तो क्या होता है? गर्मी और सर्दी में गर्मी में औसत तापमान जो होता है 20 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है कि वर्षा की नियमितता। वर्षा की नियमितता, यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। यहाँ पर वर्षा जो होती है पूरे वर्ष होती है, हवाओं के कारण होती है, समुद्री जो कि समुद्री हवाओं के कारण होती है। यहाँ पर वर्षा साल भर होती रहती है, जो कि समुद्री हवाओं के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 100 से 200 सेंटीमीटर है। ठीक। तीसरी विशेषता है समुद्री प्रभाव। समुद्र के समीप होने के कारण यहाँ हवाएं आर्द्र होती हैं और मौसम परिवर्तनशील रहता है। ये समुद्र के किनारे स्थित होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? मौसम, यहाँ पर हवाएं जो होती हैं आर्द्र होती हैं और मौसम परिवर्तनशील होता रहे। ठीक। और चौथी विशेषता की बात करें, चौथी विशेषता है पश्चिमी पवनों का प्रभाव। पश्चिमी पवनों का क्या प्रभाव पड़ता है? अस्थायी पश्चिमी पवनें यहाँ का मुख्य वायुतंत्र नियंत्रित करती हैं। जो अस्थायी पश्चिमी पवनें हैं यहाँ का जो वायुतंत्र है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। पांचवा विशेषता है कि वनस्पति और कृषि। तो वनस्पति और कृषि क्या है? यहाँ पर यहाँ मिश्रित वनों की अधिकता होती है। यहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं जो मिश्रित वन होते हैं, जैसे कि ओक, बीच, मेपल आदि। गेहूँ, जौ, आलू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। छठी विशेषता की बात करें प्रमुख क्षेत्र। यहाँ पर क्या? यहाँ जलवायु ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह जलवायु जो है, यहाँ की जलवायु जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? वे ब्रिटेन में पाई जाती है, पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में और पश्चिमी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो ये है आपका प्रश्न और इसका आंसर समशीतोष्ण जलवायु क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं। ठीक। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कभी कभी आ सकता है, एग्जाम में आ भी जाता है, तो इसको पढ़ जरूर लेना है आपको एक बार और। ठीक। उसके बाद अगला है कि ग्लेशियर द्वारा बनने वाली स्थलाकृत आकृति का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है? ग्लेशियर द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। ग्लेशियर द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं, स्थान की आकृतियाँ बनती हैं, उनका सचित्र वर्णन करने को कह रहा प्रश्न। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और कैसे एग्जाम में इसको लिखना है उसको देख लेते हैं, और ग्लेशियर द्वारा स्थलाकृत कैसे बनता है उसका वर्णन करते हैं। तो ग्लेशियर वह विशाल बर्फ है। क्या है? ग्लेशियर वह विशाल बर्फ का द्रव्यमान है जो पर्वतीय क्षेत्रों में जमा होकर ढलानों पर धीरे धीरे नीचे की ओर गति करता है। ग्लेशियर वह बर्फ का विशाल द्रव्यमान होता है जो पर्वतीय क्षेत्र में जमा हो जाता है और ढलानों की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर गति करता है। यह गति चट्टानों को काटती, घिसती और उन्हें परिवर्तित करती है। यह गति जो होती है ये चट्टानों को काटती है, घिसती है और उन्हें परिवर्तित कर देती है। इसके कारण विभिन्न स्थलाकृतियों बनती हैं जिन्हें ग्लेशियर स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। जब ये चट्टानों को काटती हैं, घिसती हैं तो उन्हें परिवर्तित कर देती हैं और इन्हीं विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इन्हीं से
क्या होते हैं, विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिन्हें हम ग्लेशियल स्थलाकृतियाँ कहते हैं। ठीक, अब इनके मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या हैं तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि सर्क है, या एक कटोरे के आकार का अवनत भूमि होती है, या एक कटोरे आकार का अवनत भूमि होती है जो ग्लेशियर की शुरुआत में बनती है। जब ग्लेशियर की शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही ये बनती है। दूसरा है कि एरेत जब दो सर्क एक साथ मिलते हैं, तो उनके बीच की संकरी धार को एरेत कहते हैं। जब दो सर्क मिलते हैं तो उनके बीच की जो संकरी धार होती है उसे एरेत कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि हार्न, कई एरेत जब कई एरेत मिलती हैं तो एक नुकीली चोटी बनती है जिसे हार्न कहते हैं। जब कई सारी एरेत आपस में मिलती हैं तो एक नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हम हार्न कहते हैं। जैसे मेटर हार्न जो कि अल्पास पर्वत है। ठीक, मेटर हार्न जो कि अल्पास पर्वत है। चौथा है कि यू आकार की घाटी। क्या यू आकार की घाटी? जब ग्लेशियर नदी की घाटी की चौड़ाई और गहराई कर देता है, जब ग्लेशियर नदी की घाटी को चौड़ी और गहरी कर देता है तब वह यू आकार की घाटी में बदल जाती है। ठीक, पांचवा है कि मोरेन, जब ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पत्थर आदि जमा हो जाते हैं, जब ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पत्थर आदि जमा हो जाते हैं तो वे मोरेन बनाते हैं। यह अग्र मोरेन, पार्श्व मोरेन आदि हो सकते हैं। छठा है कि ड्रामिलन, क्या है छठा जो है आपका ड्रामिलन। ठीक, और एस्कर, ड्रमलिन और एस्कर, ये विशेष प्रकार की ढलानदार आकृतियाँ होती हैं। क्या होती हैं? ये विशेष प्रकार की ढलानदार आकृतियाँ होती हैं जो पीछे हटते ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, तो ये आपका जो है ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं जो ग्लेशियर द्वारा बनती हैं। तो कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है प्रश्न। 3 नंबर के लिए आप इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए कि ग्लेशियर क्या है। ठीक, तो 3 नंबर में इस तरह से पूछ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फिजिकल जियोग्राफी के काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उसका आंसर किया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने ऑलरेडी फिजिकल जियोग्राफी की कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं।